वाकई में उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो अपने बूते काफ़ी समय से आगे चल रहा है, लेकिन आप केंद्र में मंत्री हैं, किस तौर पर देखती हैं इस राज्य की और प्रगति हो, औद्योगिक रूप में, उत्पादनों के रूप में, कमर्शियली और बेहतर बने? सबसे पहले तो मैं अमर उजाला परिवार को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने आध्यात्म की इस भूमि पर, देवभूमि और वीर भूमि भी जिसे हम कहते हैं, उत्तराखंड की प्रगति के संदर्भ में इस पूरे कॉन्क्लेव को, इस पूरे संवाद को आयोजित किया है। इस राज्य के जहाँ तक विकास की बात है, भारत सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। हमारा मंत्रालय खास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स उत्तराखंड से एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। आज देश में हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 में $776 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और उत्तराखंड से जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ वो $1.78 बिलियन हुआ, यानी केवल 0.39%। हमारा मानना है कि उत्तराखंड के पास एक्सपोर्ट को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और अभी फिलहाल जितने प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल के साथ आइडेंटिफाई करके और उनमें वैल्यू एडिशन करके हम यहाँ से निर्यात कर सकते हैं। उत्तराखंड बहुत बड़ा निर्यातक हो सकता है और इसकी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। हिमालयन स्टेट्स में नंबर 1 पर है उत्तराखंड और देश में 17वें पोजीशन पे। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन की दृष्टि से भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर बहुत कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आज हमारे भारत के कुल एक्सपोर्ट्स में उत्तराखंड की भागीदारी केवल 0.39% है, वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेगी और मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। अनुप्रिया, बिल्कुल आपने जो कहा यहाँ का एक्सपोर्ट है, अब जैसे यहाँ की राजमा, मक्का, एक ख़ास तौर से पट्टू करके यहाँ पे कपड़ा जो होता है, यहाँ पे लोग जो स्थानीय लोग गांव वाले बनाते हैं, तो वो आगे तक बढ़े। धान की खेती भी होती है, गेहूं की भी होती है, लेकिन जो ये इनके यहाँ का मोटा अनाज है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति हमारे इस राज्य की ऐसी है कि अगर ग्रामीण ऊपर परिवेश में लोग खेती करें, कहाँ से पहुँचे, उस लिहाज से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है यहाँ पर कि वो फैसिलिटेट हो कि उनका प्रोडक्ट आगे मार्केट में जाए, उत्तराखंड के वैसे बाज़ारों में या देश में और राज्यों में या और जाए, और जो औद्योगिक घराने वो जुड़ें, उस लिहाज से क्या विचार है? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। भारत की सरकार का इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल यही है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जितने भी अलग अलग जनपद हैं, हर ज़िले में लोकली हम बहुत कुछ ऐसा उत्पाद पैदा करते हैं जिसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके हम उसे निर्यात के लायक बना सकते हैं। और इस दृष्टि से हमने उत्तराखंड के सारे 13 राज्यों में काम करना शुरू किया। अभी कुछ टॉप एक्सपोर्टिंग ज़िले हैं, जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, लेकिन इसके अलावा भी और ज़िले हैं जिसको हम इस प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने हर ज़िला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार किया है और जिन सारे प्रोडक्ट्स का आपने जिक्र किया, जैसे यहाँ पर वुलन प्रोडक्ट है या यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, या यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत तरह तरह के फूल भी हैं, यहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी हैं, बहुत सारा यहाँ पे सेंटेड परफ्यूम प्रोडक्ट भी बनता है, लोकली बनाते हैं लोग। और यहाँ की पट्टू वूल का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने जो ज़िले के एक्सपोर्ट प्लान बनाए हैं उसमें नए प्रोडक्ट्स के रूप में शामिल किया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हर ज़िले को हम जो एक्सपोर्ट का ग्लोबल मैप है, हर ज़िले को हम उस मैप पर स्थापित कर देंगे। दूसरा, जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे वीवर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, कारीगर हैं, जो इन चीज़ों में, या किसान हैं जो इसके उत्पादन में लगे हुए हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और ग्रास रूट लेवल पर एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने का हमारा जो दृष्टिकोण है, एक विजन है भारत सरकार का, वो भी पूरा होगा और राज्य सरकार का अपना रेवेन्यू भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट की दृष्टि से
हमारे ग्रास रूट के लोगों को मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, जो आपने परफ्यूम्स और एसेंसेस की बात की, पिछले साल ही शायद राज्य सरकार ने पूरा एक पूरा बॉक्स बनाकर इसको प्रमोट भी किया था और वो बहुत अच्छी एसेंस थी और परफ्यूम्स थे। लेकिन वही है कि वो सिर्फ राज्य भर में या कुछ जहाँ पे जाके रह गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अब ये बैरियर तोड़ें उत्तराखंड का और आगे बढ़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे यहाँ पे भी आज ही लोग मिले, सिलाकुली एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे जिस तरह से बन रहा था, तो औद्योगिक घराने आए और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने सोचा है जब तब से, उसके लिहाज से कहाँ पे बात पहुँच रही है, उद्योग बढ़ें, उसके लिए क्या विचार? देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपने गठन के बाद से बहुत तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक उदाहरण बन के सामने आया है और भारत की सरकार, राज्य की सरकार दोनों मिलकर ये कोशिश निरंतर कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ें। इसके लिए हमारी भारत सरकार ने, अगर मैं 2003 से लेकर अब तक की बात करूं तो लगभग 350 करोड़ रुपए हमारे इस राज्य को मिल चुके हैं भारत सरकार से। अगर मैं 9 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल की बात करूं तो 187 करोड़ के लगभग मिल चुका है। इसके अलावा 2017 में हम इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम भी लेके आए, जिसके तहत हमने यहाँ के इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की कोशिश की। यहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी हैं और इसके अलावा जो मैं देख रही हूँ कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को नए लोग, प्राइवेट लोग सेटअप करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनको राज्य की सरकार भी काफ़ी इंसेंटिव्स दे रही है, 10 लाख रुपए प्रति एकड़ का। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी बहुत कीन है कि ज़्यादा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स यहाँ पर बने और उसके लिए जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, उसमें जो सब्सिडी के माध्यम से या इंसेंटिव्स के माध्यम से जो सहयोग कर सकते हैं, वो राज्य की सरकार भी अपने स्तर से कर रही है। टूरिज्म में जब आपसे बात हो रही थी, आपने बताया था कि सर्विस सेक्टर के तहत आता है और उस पर भी आप लोगों का फोकस है। वो कैसे और कारगर हो सकता है? क्योंकि अभी मुझे लोग ये बता रहे थे, 4 धाम यात्रा यहाँ पे चल रही है, टूरिज्म का बहुत ओवरलोड है, लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा ये है कि इससे लोगों को रोज़गार और उनकी कमाई का ज़रिया, और यही सीजन्स हैं जब 4 धाम की यात्राएं और ये तीर्थाटन और पर्यटन चलता है, तब लोगों की अच्छी आमदनी हो जाती है, उसके आगे पीछे नहीं। तो उनका ये कहना था कि सरकार डिजिटल तो प्रयास बहुत कर रही है, लेकिन जो लोग हैं वो QR कोड से पैसा लेने को तैयार नहीं है, उनको कुछ अड़चनें आती हैं। ज़रा ये समझाइए, आप लोगों को भी क्या कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं ऐसी, हो क्या रहा है ये? देखिए, मैं आपने 2-3 विषय एक साथ जोड़े हैं। पहले तो टूरिज्म एक महत्वपूर्ण सर्विस सेक्टर है एक्सपोर्ट्स की दृष्टि से। भारत सरकार ने ये महसूस किया है, हमारे डिपार्टमेंट ने, कि हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में ग्लोबली जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में करते, 4% हमारा शेयर है। तो उसमें कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है? 12 हमने चैंपियन सर्विस सेक्टर्स निकाले हैं। उन 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स में से एक हमारा टूरिज्म है। वो इसलिए क्योंकि भारत के कोने कोने में इतनी विविधताएं हैं और इतनी प्राकृतिक खूबसूरती है, इतना कुछ हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में है कि क्यों ना हम टूरिज्म को प्रमोट करें एज अ सर्विस सेक्टर। दुनिया भर से लोग आए और इसके माध्यम से एक जो भारत सरकार को फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है, जो रेवेन्यू मिल सकता है, वो मिले। तो उत्तराखंड में भी हमने टूरिज्म को इस दृष्टि से प्राथमिकता दी और 4 धाम का प्रोजेक्ट यहाँ की सरकार ने शुरू किया। तो ये चारों धाम के लिए बेहतर सड़कें बनी, तो लोगों की एक उन इलाकों में, मैं कहती हूँ पर्यटक या श्रद्धालु जो आ रहे हैं, अब उनके लिए पहुँच और आसान हुई है। डिजिटलाइजेशन के लिए हमने तेजी से काम किया है। ग्रास रूट पर लोग इसे धीरे धीरे समझ भी रहे हैं, अडॉप्ट भी कर रहे हैं। और मैं एक योजना का उदाहरण दूंगी आपको, जो हमारी स्वनिधि योजना चलती है, जिसमें लोग छोटे छोटे कारोबार 10,000 20,000 भारत सरकार की इस योजना के तहत लेके शहरी क्षेत्र में करते हैं। वो भी अब अपना एक चाट का ठेला अगर लगा रहे हैं तो उस पर भी चाहते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हो। तो अगर इसमें लोकली कोई समस्या छोटी बहुत आ रही है तो उसको हम समझ के हल कर लेंगे, लेकिन ब्रॉडली हमारी ये कोशिश है कि एक डिजिटल इंडिया की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हम नीचे इसमें और ज़्यादा पेनिट्रेट करते जाएं और एक आम आदमी भी जो डिजिटल टूल्स को यूज़ करने की एक सहूलियत है
उसके साथ वो सहज हो सके और उसके महत्व को समझ सके और एक बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ सके। बिल्कुल, जो आपने कहा कि सहज हो सके, क्योंकि हम देखिए जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे तो लोग बहुत सहज हो गए हैं, और जब ट्रैवल करने आते हैं तो अब कोई कैश ज़्यादा रखता नहीं है, वो फ़ोन ही से सब कुछ काम हो जाता है। लेकिन जो हमारे दूर दराज ऊपर छोटे छोटे दुकानदार हैं, पहाड़ों में बसे हुए हैं, पहले बड़ी मुश्किल से तो वो सामान लेके जाते हैं। एक हब की भी बात हो रही थी, मुझे ये भी बताया गया कि हरिद्वार में इनलैंड कॉरिडोर डिपो की बात हो रही थी कि वो बने, क्योंकि कंटेनर्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऊपर तक सामान ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है कारोबारियों की, व्यापारियों की, और वही झिझक जो आपने बोली डिजिटल ट्रांजैक्शन की, वो अभी समस्याएं बनी हुई है। उसके निवारण के लिए क्या? नहीं, देखिए ये टीदिंग ट्रबल्स हैं, क्योंकि अभी तक भारत की इकोनॉमी मेजरली तो कैश ट्रांजैक्शंस पे ही निर्भर रही है। लेकिन हमने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से डिजिटल इंडिया के मूवमेंट को बढ़ाया, और जिस तरीके से हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया, ये काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर गया है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में या टूरिस्ट स्पॉट्स पे जहाँ लोग जाते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि व्यवहारिक रूप से कुछ कठिनाइयाँ आती होंगी। तो इसका निश्चित रूप से राज्य सरकार भी ध्यान देगी, हम भी बात करेंगे, इसका समाधान हम लोग करके निकालेंगे। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मैं तो एक छोटे से टीदिंग ट्रबल के रूप में ही इसको मानती हूँ, और इसका निश्चित रूप से समाधान बातचीत के माध्यम से निकाला जा सकता है। बिल्कुल, हमारा छोटा सा राज्य है तो छोटी छोटी समस्याएं भी लोगों के लिए मुश्किल होती हैं। बहरहाल एक होम स्टे को लेकर बहुत यहाँ पर सरकार भी और आप लोग भी मदद कर रहे हैं। क्या है ये पूरी, जिस तरह से काफ़ी इसको बढ़ावा मिल रहा है होम स्टे को? यहाँ पे तमाम लोग से मैं बात कर रही थी, उन्होंने बोला हाँ ये एक अपनी एक व्यवस्था है जिसको काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। इससे ये छोटे छोटे पर उद्यमी अपने आप में बन रहे हैं। इनको और कैसे सहूलियत या आसान बनाई जा सकती हैं, जो प्रोसेसिंग वर्क होता है, पेपर वर्क? देखिए, होम स्टे का तो कॉन्सेप्ट बहुत नॉवल भी है और बहुत बेहतरीन भी है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमने भारत में पहले भी कुछ जगहों पर किया, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही नॉवल आइडिया था कि लोग अपने घरों में ही अगर ये होम स्टे की सुविधा देने लगे, तो एक जो आने वाले विजिटर्स हैं वो यहाँ की जो परिवारों की एक संस्कृति है उसको भी देखेंगे, और साथ साथ जो यहाँ के टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्शन है उसको भी जाकर देखेंगे। तो मुझे लगता है कि मूलतः ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ विषय है। ये बहुत बड़े विषय नहीं है, इसके समाधान निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल, उद्योग भी हमारे लगे, हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बना के रखना चाहिए। हाल ही में जोशीमठ में जो हुआ, आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, बहुत चिंता का विषय बना। उस लिहाज से क्या उसके बाद से क्या विचार बदला है, या किस तरह के पॉलिसीज या नीति आप लोगों की बन रही हैं कि यहाँ पे उद्योग बने लेकिन इसके पर्यावरण को नुकसान भी ना हो? क्या थॉट प्रोसेस क्या है? नहीं, थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए हमें अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, और ये राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सवाल है, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बढ़ावा देना है, जैसे सोलर एनर्जी पर आधारित प्रोजेक्ट्स हैं, या हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, या इको टूरिज्म है, या इलेक्ट्रॉनिक या आईटी से जुड़े हुए उद्योग हैं। तो इस पर हम प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो, और इसमें हमारी कोशिश रहती है निरंतर कि पर्यावरण के जो मानक हैं उनका अनुपालन होता रहे, और जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या फॉरेस्ट के कुछ गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा है, तो तमाम तरीके की सब्सिडीज जो राज्य सरकार देती है या भारत सरकार देती है, उसमें हमारी कोशिश होती है कि उसकी अडियरेंस को हम पूरी तरीके से देखें, और उसको सुनिश्चित होकर ही हम किसी भी तरीके के इंसेंटिव या सब्सिडी का लाभ पहुँचाएं। बिल्कुल अनुप्रिया जी, आपसे तमाम सवाल पूछे, बस एक अंत में यही, जो उत्तराखंड की सरकार की जो मांगे हैं केंद्र से, धामी जी भी अभी आए थे और कह रहे थे कई गुजारिश है जो तमाम नीतियों को लेकर, उत्तराखंड कितना महत्व रखता है? हालांकि 5 उसकी लोकसभा की सीटें हैं, हाँ, आप भी अपना दल से एक छोटे से पार्टी से हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उत्तराखंड कहाँ पे आता है हमारे केंद्र की नीतियों में, खासतौर से उद्योग और जो ये वाणिज्य इस क्षेत्र में? देखिए, पहली बात तो
लोकसभा में किस राज्य से कितनी सीटें जा रही हैं, इसके आधार पे हम तय नहीं करते भारत सरकार में बैठकर कि हमें कितना भारत सरकार की तरफ से मदद किसी राज्य को करनी है। आपके सामने नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण है, नॉर्थ ईस्ट से हमें कितनी लोकसभा सीटें मिलती हैं। तो इस किस्म का भेदभाव तो कभी भी भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ नहीं करती है। जहाँ तक उत्तराखंड के विकास की बात है, तो मैंने आपको एक्सपोर्ट का पर्सपेक्टिव भी दिया कि छोटा सा राज्य है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम काम, मैं तो उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भी डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बन रहा है, और उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो वहाँ भी हम हर जिले में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बना रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ से बहुत कुछ है जो हम एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि यहाँ के आम व्यक्ति जब एक्सपोर्टर बनेंगे, उस चेन में शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे इस राज्य की प्रगति होगी। और उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसका लाभ भी पहुंचा रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से लेकर तमाम हमारी योजनाएं जो चलती हैं वो सारी यहाँ पर पहुंच रही हैं। और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा पैकेज यहाँ के लिए खास तौर से अनाउंस किया गया था, जिसमें अभी तक जो हमने 2017 से लेकर 2022 तक जिस इंडस्ट्रियल स्कीम को उत्तराखंड के लिए खास तौर से हम लेकर आए, अभी तक हम 62 करोड़ रुपया इस राज्य के जो पात्र और जो एलिजिबल यूनिट्स हैं उनको हम दे चुके हैं, निर्गत कर चुके हैं। और बहुत सारे प्रपोजल्स हैं जो अभी एग्जामिनेशन में हैं, उनको भी हम अंतिम चरण में फाइनलाइज करके उनको भी जो इंसेंटिव के माध्यम से सपोर्ट करना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वो हम निरंतर इस प्रक्रिया को बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल। और इसमें क्योंकि G20 की बहुत अहम प्रतिष्ठित बैठकें यहाँ पर हो रही हैं और उसके लिए काफ़ी कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन एक प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है, कुछ फिजूल खर्ची भी हो रही है उस लिहाज से कि हमारे देश में हर जगह, हर राज्य में हम देखते हैं कि जब चीज़ें होती हैं, आयोजन होते हैं, तो उस लिहाज से कि पैसा ज़ाया ना हो, क्या अब हमारे देश में एक पॉलिसी, नीतिगत फैसले लिए जाएंगे या कुछ दिशा निर्देश कि ज़मीन पर जो भी राशि आवंटित हो रही है वो लागू हो? देखिए, इस पर तो कड़ी नज़र निरंतर हमारी रहती है। G20 को हम एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखें। आज दुनिया के तमाम देश भारत आ रहे हैं, प्रेसिडेंसी तो अन्य देशों को भी मिली, लेकिन भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के इस अवसर का जिस खूबसूरती के साथ उपयोग किया, अपने एजेंडा को G20 देशों के सामने रखा, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास है। हमारे गवर्नमेंट से लेकर हमारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स और ऑफिशियल्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट के इसमें शामिल रहे। ये देश भर में आयोजन हो रहे हैं, थोड़ा बहुत चलता है, हम शादी ब्याह भी घर में करते हैं तो हो जाता है, लेकिन आप देखिए कि इसका संदेश कितना बड़ा है जी। एक लोगों की जो प्रतिक्रिया है, जो फीडबैक है, जो भारत की एक छवि लेकर इतने सारे हजारों लाखों की संख्या में डेलीगेट्स आ रहे हैं दुनिया के तमाम देशों से, वो भारत की क्या अद्वितीय छवि लेकर वापस जा रहे हैं। मुझे लगता है कि राज्यों में जहां वो जा रहे हैं, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी देख रहे हैं, साथ में राज्यों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं भी कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा अनुभव है। और मुझे लगता है कि भारत की प्रतिष्ठा को हमने जिस तरीके से उनके दिल दिमाग में स्थापित किया है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है, बहुत अद्भुत है और ये अनुकरणीय है आने वाले सभी सरकारों के लिए। बिल्कुल, हाँ, वही बैठकें सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर तक सीमित नहीं है, हमारे छोटे छोटे राज्यों में भी जा रही हैं, शहरों में भी जा रही हैं, शहरों, श्रीनगर में भी गए। अब अंत में आखिरी सवाल, क्योंकि ये समाप्त हो गया है, मैं अनुप्रिया जी से कल बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि अब रात के 11 बज गए, आप क्या करेंगी? तो कह रही थी मैं पुराने गाने सुनती हूँ, उनको गाने सुनने का शौक़ है और गुनगुनाने का भी शौक़ है। तो बस अंत में आप लोग हमारी मंत्री जी को सुनिए गुनगुनाते हुए उनके पसंद का एक छोटा सा गीत। उत्तराखंड को वीर भूमि कहा जाता है। ये बहुत गर्व की बात है कि देश की सेना का हर 100वां जवान उत्तराखंड से है। तो भारतीय सेना का गौरव है उत्तराखंड। और मैं 2 पंक्तियां हैं जो हमारे उत्तराखंड के वीर सैनिक हैं, देश की सेवा में अपने प्राण निछावर करते हैं, और उनके परिवार जिनके पास ये साहस है कि अपने
बेटों को, बच्चों को वो राष्ट्र पर समर्पित होने के लिए भेज देते हैं। मैं ये पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए देना चाहती हूं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।